नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा तालिबान और ईरान के बीच में बढ़ते तनाव के बारे में। तालिबान की सो कॉल्ड गवर्नमेंट, द तालिबान गवर्नमेंट से ईरान की गवर्नमेंट नाराज हो गई है। उसके कारण तालिबान के एनवॉय को तलब किया गया है ईरान के द्वारा और पूछा जा रहा है कि क्यों हमारी एम्बेसी पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। तो ये पूरा इशू क्या है? ईरान और अफगानिस्तान दो पड़ोसी देश, दोनों ही इस्लामिक मेजॉरिटी कंट्रीज हैं, लेकिन दोनों के स्टेट ऑफ गवर्नमेंट में, नेचर ऑफ द गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा फर्क है। क्या फर्क है अभी मैं आपको बताऊंगा। दोनों का इतिहास जो है ये भी काफी लंबा और उलझा हुआ सा इतिहास है। तो हिस्टोरिकली देखिए, ईरान में जो भी किंगडम्स या किंग्स थे वो अफगानिस्तान की टेरिटरी पर भी रूल करते थे। 1740s में जाकर फाइनली अफगानिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह एग्जिस्ट करता है। नहीं तो उसके पहले अफगानिस्तान या तो इंडिया के एम्पायर्स के अधीन होता था या फिर ईरान के, पर्शिया के एम्पायर्स के अधीन, या फिर आधा आधा दोनों में बटा रहता था। 1740s में अहमद शाह अब्दाली ने अफगानिस्तान को इंडिपेंडेंट देश के रूप में स्थापित किया, एक किंगडम के रूप में स्थापित किया, और मोर और लेस वही अफगानिस्तान की बाउंड्रीज उसके बाद से चल रही है। अब आगे बढ़े, इस लेक्चर की डिटेल्स में हम जाएं उससे पहले आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पाथफाइंडर पर सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि इस तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस ना करें। पीडीएफ्स डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। करंट अफेयर्स आप सभी पढ़ते तो हैं, लेकिन उनको रिवाइज करके उन्हें टेस्ट करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए हमने पाथफाइंडर करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी है। सैटरडे शाम 5 बजे होती है ये, और इसमें जो टॉप रैंक लेकर आएगा उसे अनअकैडमी के नोट्स उपलब्ध करवाए जाएंगे। सो ज्वाइन इन दिस टेस्ट सीरीज, लिंक इज गिवन इन द फर्स्ट कॉमेंट बिलो। रविवार को कॉम्बैट भी आ रहा है। कॉम्बैट में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मेरे द्वारा बनाए गए हैं। कॉम्बैट में हिस्सा लेकर आप न केवल स्कॉलरशिप जीत सकते हैं अनअकैडमी ग्रुप की तरफ से, बल्कि अट्रैक्टिव प्राइजेस जैसे कि मैकबुक, लैपटॉप, आईपैड, ये सब भी आपको जीतने को मिलेगा। इसका लिंक नीचे पहले कमेंट में। आज ही एनरोल कीजिए और संडे सुबह 11 बजे इसमें हिस्सा लीजिए। 12 अप्रैल को ईरान के कैपिटल तेहरान में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के नुमाइंदे, चार्ज डी अफेयर्स, उसे हम राजदूत या एम्बेसडर नहीं कह सकते क्योंकि अभी तालिबान की गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं है। तो इस चार्ज डी अफेयर्स को तेहरान में सरकार के द्वारा तलब किया गया और कंप्लेन करी कि ईरान के डिप्लोमेटिक मिशंस में अफगानिस्तान में हमले क्यों हो रहे हैं, क्यों पत्थर बरसाए जा रहे हैं। तो ये पत्थर बरसाए जाने के पीछे रीजन ये दिया जा रहा है कि अफगानिस्तान में कुछ वीडियोस वायरल हो गए थे जिनमें अफगान शरणार्थियों पर ईरान में हमले हो रहे हैं। तो ईरान में जो शरणार्थी हैं उन पर हमले होने के कारण उसका रिएक्शन ये देखा गया कि ईरान की एम्बेसी पर लोगों ने पत्थर बरसाए और उनके बाहर प्रोटेस्ट भी किए। आइए अब ईरान और तालिबान के बीच के रिश्तों का एक ब्रीफ इतिहास हम जान लेते हैं। 1990 के दशक में जब तालिबान अफगानिस्तान में पावर में आने की कोशिश कर रहा था, तो शुरू से उसका जो विचारधारा है, उसकी विचारधारा जो है वो सुन्नी इस्लाम को फेवर करती है। शियाज का तब से परसिक्यूशन किया जा रहा है। 90 में पावर में आ रहे थे तब भी उन्होंने शिया मस्जिदों पर हमला किया, शियाज को परसिक्यूट किया, मारा गया कई गांवों में जाकर। और शिया अफगानिस्तान में मेजॉरिटी नहीं है, दे आर इन माइनॉरिटी। ईरान में उल्टा है, ईरान में शिया मेजॉरिटी में है। 2001 में जब तालिबान की सरकार यहां खत्म हो जाती है, लेकिन एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ये देश में कई आतंकवादी हमले करते हैं, तो उन हमलों में भी एक पैटर्न देखा जा सकता है कि कई शिया मस्जिदों पर हमला होता है। तो ईरान इससे शुरुआत से नाराज है, तालिबान से वो 1990s से नाराज चल रहा है। और ये सिलसिला, शिया मस्जिदों पर हमला होने का सिलसिला, ये कभी नहीं रुकता। एक तरफ वो अमेरिका से लड़ाई लड़ रहा है तालिबान, लेकिन दूसरी तरफ ये शियाज के खिलाफ अपनी हिंसा जारी रखता है। अब जब 2021 में तालिबान ने फिर से अफगानिस्तान पर कंट्रोल कर लिया, सो दिस इज तालिबान 2.0, तो अफगानिस्तान से कई लोग ईरान की तरफ जाने लगे। हालांकि दशकों से ये माइग्रेशन चल रहा है क्योंकि अफगानिस्तान में 1979 से कंटिन्यूसली लड़ाई चल रही है। बीच में 2-4 साल आप छोड़ दीजिए, उसके अलावा हमेशा दहशत, आतंकवाद, लड़ाई, ये कंटिन्यूसली चल रहा है। तो पिछले 40 साल से कई शरणार्थी ईरान में जाकर रह रहे हैं। पहले 40 लाख के आसपास इनका नंबर था और अब ये 5 मिलियन यानी कि 50 लाख पार कर गया है। अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन रेफ्यूजीज हैव गॉन टू ईरान। लगभग 10 लाख शरणार्थी अफगानिस्तान से ईरान जा चुके हैं पिछले 1 साल के अंदर, जब से तालिबान का यहां पर शासन शुरू हुआ है। और अभी भी डेली हजारों लोग ईरान के बॉर्डर को क्रॉस करके, अफगानिस्तान ईरान के बॉर्डर को क्रॉस करके ईरान में जा रहे हैं। लेकिन इनकी संख्या कैलकुलेट करने का कोई एग्जैक्ट तरीका नहीं है क्योंकि वहां पर कोई प्रॉपर बॉर्डर कंट्रोल या इस तरह के चेक्स या रिकॉर्ड्स नहीं रखे जाते तालिबान की सरकार के द्वारा। क्योंकि अगर ये आंकड़े उन्होंने बाहर पब्लिक कर दिए कि हमारे देश में ये लोग छोड़कर जा रहे हैं तालिबान आने के बाद, तो फिर पूरी दुनिया में उनकी क्या होगी, इज्जत खराब होगी। इसीलिए वो इस तरह के आंकड़े बाहर नहीं लाते हैं। जब तालिबान पावर में आने वाला था उससे कुछ ही दिन पहले ईरान ने कोशिश करी थी कि एक शांति समझौता या शांति वार्ता करवाते हैं, और बहुत सिंसियर कोशिश करी थी इन्होंने, क्योंकि इन्हें पता था कि नजदीकी पड़ोसी हम हैं। अगर तालिबान पावर में आता है तो ये अमेरिका वगैरह को तो बोरिया बिस्तर बांध कर भाग जाना है, जो एक्चुअली में उन्होंने किया।
लेकिन ईरान और पाकिस्तान उनके निकटतम पड़ोसी हैं जिनको डायरेक्टली डील करना पड़ेगा अफगानिस्तान के साथ बड़े स्तर पर। तो तालिबान शासन की हालत इतनी अच्छी नहीं थी। जैसे ही वहां से यूएस एग्जिट होता है तो यूएस ने इनके अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया और आर्थिक हालात इतने तेजी से बदले कि रातों रात लोगों को अफगानिस्तान अपना घर छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया, लोगों के पास पैसे नहीं थे खाने पीने के लिए। सो दे स्टार्टेड मूविंग इनटू अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, मैनी कंट्रीज। सबसे ज्यादा शरणार्थी पाकिस्तान में गए थे, लगभग 15 लाख के आसपास, और यहाँ पर 8 लाख से 1 मिलियन यानी कि 10 लाख के आसपास आंकड़ा बताया जाता है ईरान में। ऑलमोस्ट 2.6 मिलियन रेफ्यूजीज हैव लेफ्ट अफगानिस्तान, जहां तक के आंकड़े अभी तक हमें पता है। अब ईरान और अफगानिस्तान का बॉर्डर लगभग 900 किलोमीटर लंबा है, ठीक है, 900 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, और उस पर कई लीगल और इलीगल चेक पॉइंट्स हैं या बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं जहां से लोग जा सकते हैं ईरान में। तो ईरान के साथ अब समस्या यह है कि वो अफगानिस्तान की इस तालिबान सरकार को सरकार नहीं मानता। ऑफिशियली दे कॉल इट द गवर्निंग बॉडी, नॉट द गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान। ये कहते हैं कि ये तालिबान जो है ये अफगानिस्तान को केवल गवर्न करने की एक संस्था है, ये सरकार नहीं है। तो ईरान का ये कहना है कि हम तालिबान को सरकार के रूप में रिकॉग्नाइज कर लेंगे अगर तालिबान माइनॉरिटीज को या हजारा शिया जैसी एथनिसिटीज को शामिल करे अपने मंत्री परिषद में। इन्हें भी मंत्री बनाओ, शियास को, हजारा को, अन्य धर्मों के लोगों को, महिलाओं को पूरा सम्मान दिया जाए, महिलाओं को शासन में, प्रशासन में शामिल किया जाए। ये ईरान की डिमांड है। अगर तालिबान ऐसा कर लेता है तो ईरान इन्हें अप्रूवल देने के लिए या फिर रिकग्निशन देने के लिए तैयार है। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि ईरान कौन होता है अफगानिस्तान को इतना ज्ञान देने वाला? क्या ईरान में फ्री इलेक्शंस होते हैं, फेयर इलेक्शंस होते हैं? क्या वहां पर माइनॉरिटीज को शामिल किया जाता है सरकार में? तो देखिए, ये बात सही है कि ईरान में एक अथॉरिटेरियन रेजीम है। डेमोक्रेसी इंडेक्स में अगर आप इसकी रैंकिंग देखेंगे तो 154 आती है, तो बहुत अच्छी रैंक नहीं है। अथॉरिटेरियन रेजीम इसे माना जाता है डेमोक्रेसी इंडेक्स में। लेकिन ईरान की सरकार जो है वो रिप्रेजेंटेटिव जरूर है। इन्होंने 4.8% सीट्स रिजर्व करी है नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज के लिए, जो कि इस्लामिक कंट्रीज में एक बहुत बड़ी बात है। बहुत ही कम ऐसे देश हैं जिन्होंने नॉन मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन दिया है, और 8% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। हालांकि उनका इतना इंपैक्ट नहीं है, ये बात भी सच है कि महिलाओं के अनुसार सरकार यहाँ नहीं चलती है, या फिर ये 8% जो महिलाओं की संख्या है दे कैन नॉट अफेक्ट पॉलिसी एट अ लार्जर लेवल, बट स्टिल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, चाहे नाम मात्र का है या फिर ऑन पेपर है, बट स्टिल इट इज देयर। और कानून कैसे पास होते हैं ईरान में तो ये भी जान लो। तो ईरान की जो मजलिस है, जिसके प्रॉपर चुनाव होते हैं, बाय द वे एवरीबडी कैन वोट इन दिस इलेक्शंस, तो मजलिस का जो चुनाव होता है इसमें कोई भी कानून पास होता है, लेकिन इस मजलिस से ऊपर एक गार्डियन काउंसिल होती है, और इस गार्डियन काउंसिल के अंदर कोई चुनाव वगैरह नहीं होते, और ये तय करते हैं कि जो भी कानून पास हुआ है क्या वो इस्लामिक नियम कानून के अनुसार खरा उतरता है या नहीं, और उसके बाद ही उसे लागू किया जाएगा। सो दिस गार्डियन काउंसिल इज लाइक अ सुप्रीम बॉडी, और इसको बाईपास करना पॉसिबल नहीं है। अब आ जाते हैं करंट क्राइसिस पर। तो देखिए, वीडियोस वायरल जो हुए थे वो हमें नहीं पता कि कब के वीडियोस हैं, क्या वो रिसेंट हैं, 4 महीने 6 महीने पुराने, या जुलाई के समय के हैं जब अफगानिस्तान में पूरा केओस चल रहा था। वी डू नॉट नो कब के वीडियोस हैं, लेकिन अभी वो वीडियोस वायरल होते हैं अफगानिस्तान में, और उनमें क्या दिख रहा है कि अफगान रेफ्यूजीज जो ईरान में पहुंचे हैं उनके साथ बदसलूकी हो रही है। ईरान के बॉर्डर गार्ड्स यानी कि ईरान के आर्मी के सैनिक उन अफगान रेफ्यूजीज को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। इस तरह के वीडियोस यहाँ पर सोशल मीडिया पर अफगानिस्तान में सर्कुलेट हो रहे हैं। इन वीडियोस के आने के बाद अफगान लोगों में गुस्सा है और उन्होंने प्रोटेस्ट करना भी शुरू कर दिया, और कई जगह प्रोटेस्ट हिंसक हो जाते हैं, और ये अफगान लोग ईरान की एम्बेसी पर पत्थर बरसाते हैं। हेरात में जो काउंसिल इनकी एम्बेसी है उस पर पत्थर बरसाए गए। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री का कहना है कि ये वीडियोस गलत हैं, और ये कब शूट किए गए हैं इसकी वेरासिटी हम नहीं जान सकते, तो इसीलिए इन पर भरोसा ना किया जाए। ये सरासर ईरान को बदनाम करने के लिए या ईरान का डर पैदा करने के लिए लाए गए हैं वीडियोस, एंड अफगानिस्तान और ईरान के बीच में कई पुराने सांस्कृतिक रिश्ते हैं, उनको आगे बनाए रखने की जरूरत है। लेकिन अफगान लोगों ने प्रोटेस्ट किया, और कई जगह प्रोटेस्ट हिंसक हो जाते हैं। ईरान की काउंसुलेट पर पत्थर बरसाए जाते हैं, सिक्योरिटी कैमरास तोड़ दिए गए, ईरान के झंडे जलाए गए। कैपिटल काबुल में एक बड़ा प्रोटेस्ट भी हुआ जिसमें डेथ टू ईरान के नारे लगाए गए। नाउ दिस इज सो आयरॉनिक, क्योंकि 1970s में जब ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हो रहा था तब वहां पर नारा लगाया जाता था डेथ टू अमेरिका। अब वही नारा ईरान के लिए कोई दूसरा देश लगा रहा है या दूसरे देश के नागरिक लगा रहे हैं, क्योंकि वहां पर भी ईरान के नागरिकों ने ये नारे लगाए थे। सो डेथ टू ईरान का नारा देते हुए ईरानियन एम्बेसी के बाहर ये प्रोटेस्ट हुए। हालांकि सभी जगह प्रोटेस्ट को तालिबान ने खत्म कर दिया अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को भेजकर, लेकिन इससे ईरान काफी नाराज हो गया है। अब ईरान और अफगानिस्तान के बीच में अच्छे संबंध बने रहना इन दोनों देशों के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि अफगान्स को जो भी ह्यूमैनिटेरियन एड अभी मिल रही है उसमें ईरान का बहुत बड़ा हाथ है। लॉजिस्टिक्स ईरान के थ्रू जा रहे हैं, हाईवेज, रोड्स नेटवर्क जो है वो अच्छा बना हुआ है ईरान और अफगानिस्तान के बीच में। तो कुछ एड जो पहुंच रही है अफगानिस्तान वो ईरान के माध्यम से पहुंच रही है।
और भारत के नज़रिए से अगर हम देखें तो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन तक जो हमें ट्रेड करना है, उस ट्रेड के लिए INSTC वाला जो रास्ता है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का, वो इस पूरे क्षेत्र से निकलता है और इसीलिए यहाँ शांति बने रहना हमारे फेवर में है। तो हमने नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का मैप पहले भी कई बार दिखाया है मैंने अपने वीडियो में, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये कई सेंट्रल एशियन कंट्रीज और ईरान से होकर जाता है रास्ता और इससे इंडिया और रशिया के बीच में व्यापार बहुत फास्ट हो जाएगा। और इसका एक ऑल्टरनेट ईस्टर्न कॉरिडोर भी प्रपोज किया गया है जो अफगानिस्तान होकर जाता है। तो ये चाबहार पोर्ट से इधर जायदान होते हुए अफगानिस्तान होकर सेंट्रल एशिया को कनेक्ट कर रहा है। लेकिन अभी ये ईस्टर्न कॉरिडोर पूरी तरह से बंद है या इस पर काम ठप पड़ गया है बिकॉज ऑफ द तालिबान टेक ओवर ऑफ अफगानिस्तान। तो हम यही चाहेंगे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये वाला एरिया शांत रहे ताकि हम अपना व्यापार यूरेशियन या फिर सेंट्रल एशिया कंट्रीज के साथ जारी रख सके। तो आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट में अपना फीडबैक दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब कीजिए इसे। PDFs यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ आपको देना चाहता हूँ। एक स्पेशल क्लास हो रही है अप्रैल 19 शाम 7 बजे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। इसमें मैं बताऊंगा कि करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करते हैं। तो आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ते तो रहते हैं, रोज वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से कैसे समाहित करके एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी पर देश के बेस्ट एजुकेटर्स लाइव पढ़ाते हैं। इनसे पढ़ने के लिए आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन है। जो भी सब्सक्रिप्शन आप लें उस पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर महिपाल कोड का इस्तेमाल करते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। ऑप्शनल के कोर्सेज भी यहाँ अवेलेबल हैं। सारे कोर्सेज EMI पर आपको मिल जाएंगे। कोई भी डाउट है EMI से लेकर कोड से लेकर डिस्काउंट कितना मिल रहा है, मैक्सिमम डिस्काउंट कितना मिल सकता है, ये सारी जानकारियां आपको इस फोन नंबर पर मिल जाएंगी। बट डू कॉल ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। मॉडर्न हिस्ट्री का मेरा कोर्स इस वक्त ऑनगोइंग है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उस पर ज्वाइन कीजिए। फर्स्ट कमेंट में भी लिंक है। डू ज्वाइन दिस कोर्स। हर हफ्ते नए बैचेस बनते हैं, हिंदी इंग्लिश तीनों भाषाओं में बैचेस बनते हैं। ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट हो रहा है जो ऑफलाइन होगा। दिल्ली में जो छात्र हैं वो ऑफलाइन इसे दे सकते हैं। अनअकैडमी लाइट इज आवर टेस्ट सीरीज फॉर 2022 प्रीलिम्स। लास्ट माइल प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए, इंटरव्यू कैंडिडेट्स के लिए हमने बनाया है। अनअकैडमी स्टोर इज नाउ ओपन इन दिल्ली एंड जयपुर। यू कैन गो विजिट दिस। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।